नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। आंखों का चश्मा हटाएगी नई आई ड्रॉप, कंपनी ने किया पेटेंट का दावा, डॉक्टर के पर्चे पर ही मिल सकेगी ये आई ड्रॉप। भारत और यूएई के बीच हुआ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर समझौता, 2015 में बनी थी मसले पर सहमति, गुजरात में बनेगा फूड पार्क। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का आयोजन नई दिल्ली में, ग्रीन प्लैनेट को लेकर प्रतिबद्ध है भारत, गैर जीवाश्म ईंधनों में 300% का हुआ इजाफा। आइए शुरू करें। मुंबई स्थित एंटेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल कंपनी का कहना है कि डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी के आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक प्रेसवू नाम की ये आई ड्रॉप भारत में अपनी तरह की पहली आई ड्रॉप है। इसके जरिए प्रेसबियोपिया से प्रभावित लोगों को पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत को कम करने का दावा किया गया है। कंपनी ने इस आई ड्रॉप की फॉर्मुलेशन और प्रोसेस के लिए पेटेंट भी दायर कर दिया है। देखिए, प्रेसबियोपिया एक उम्र से जुड़ी कंडीशन है जिसमें आंखें धीरे धीरे पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता खो देती हैं। आमतौर पर लोगों में यह समस्या 40 की उम्र के आसपास शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चश्मा सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। प्रेसवू में एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं पिलोकार्पिन, जो कि आंख में मौजूद आइरिस की मसल्स को सिकोड़ता है और प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, जिससे इंसानों के पास की वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। अगर हम आंख की एनाटॉमी समझें तो इसके 16 हिस्से होते हैं, जिसमें आइरिस और प्यूपिल भी शामिल हैं। आइरिस हमारी आंख का रंगीन हिस्सा है जो हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। आइरिस आंख के कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित होती है और ये मुख्य तौर पर प्यूपिल के आकार को कंट्रोल करके ये सुनिश्चित करती है कि आंख के रेटिना तक कितनी रोशनी पहुंचेगी। प्यूपिल को आइरिस के सेंटर में काले बिंदु के रूप में आप देख सकते हैं। यह आंख को उसके सामने की चीजों पर ध्यान केंद्रित करना अलाउ करता है। कंपनी के मुताबिक प्रेसवू आई ड्रॉप में एडवांस्ड डायनेमिक बफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इसमें एक ऐसे बेस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया है जो कि आंसुओं के पीएच लेवल के साथ अनुकूल होगा। इससे ये आई ड्रॉप लंबे वक्त तक यूज करने के इफेक्टिव फायदे होंगे। प्रेसवू एक प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। इसका मतलब है कि डॉक्टर द्वारा लिखे पर्चे के जरिए ही आप इसे ले पाएंगे। इसका इस्तेमाल उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी आंखों की आइरिस में सूजन है। भले ही कंपनी प्रेसवू एक नया इनोवेशन या इन्वेंशन बता रही है, लेकिन इसमें यूज होने वाला मेन कंपाउंड पिलोकार्पिन का इस्तेमाल भारत में दशकों से आंखों के इलाज के लिए हो रहा है। बीते दिनों अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान भारत और यूएई के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर एक एमओयू साइन हुआ। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए थे। तब दोनों देशों के बीच नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर एक सहमति बनी थी। अब इस समझौते को आधिकारिक तौर पर साइन किया गया है। दोनों देशों के बीच ये इस क्षेत्र में किया गया पहला समझौता है। यात्रा के दौरान एलएनजी सप्लाई के लिए और इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी आईएसपीआरएल के साथ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत और यूएई I2U2 समूह में भी शामिल है। I2U2 यूएई, इजराइल, यूएसए और भारत का एक समूह है। इस समूह के तहत ही भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात में फूड पार्क्स की स्थापना को लेकर बात हुई थी। हालिया यात्रा के दौरान गुजरात सरकार के साथ फूड पार्क को लेकर भी समझौता हुआ है। यूएई और भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं और पुराने हैं। तकरीबन 3.5 मिलियन भारतीय यूएई में सबसे बड़े प्रवासी समूह के तौर पर मौजूद हैं। 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच तकरीबन $85 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत में एफडीआई के मामले में यूएई टॉप 4 निवेशकों में से एक है। फरवरी 2023 में भारत, यूएई और फ्रांस के बीच यूएफआई नाम से एक त्रिपक्षीय समूह आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। भारत के सहयोग से यूएई ब्रिक्स का भी सदस्य है। इसके अलावा एससीओ में यूएई को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिलवाने में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई है। जनवरी 2024 में भारत और यूएई की आर्मीज के बीच पहली द्विपक्षीय एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन भारत के राजस्थान में किया गया था। दोनों देशों के बीच फरवरी 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा साइन हुआ।
आपको बता दें कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। ये 7 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा और फुजैरा से मिलकर बना है। इसके उत्तर में पर्शियन गल्फ है और पूर्व में ओमान की खाड़ी है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे एडिशन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच किया जा रहा है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने साफ किया कि जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की बात नहीं रह गई, बल्कि इसका प्रभाव हम अभी महसूस कर रहे हैं। भारत स्वच्छ और हरित ग्रह के लिए कमिटेड है। साथ ही G20 देशों में भारत उन पहले देशों में शामिल है जिसने पेरिस समझौते के तहत हरित ऊर्जा से जुड़े टारगेट्स को पूरा किया है। बकौल प्रधानमंत्री मोदी, भारत की बीते 10 सालों में गैर जीवाश्म ईंधनों की क्षमता में 300% का इजाफा हुआ है। वहीं सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में यह आंकड़ा 3000% का है। ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान समय में स्वच्छ ऊर्जा का बेहतरीन विकल्प है। इसी को समझते हुए सरकार ने साल 2023 में NGHM यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में भारत को वैश्विक हब बनाना था। इसके तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना इसके लक्ष्यों में शामिल है। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं और इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हो। इसे ग्रीन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके उत्पादन में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हाइड्रोजन के उत्पादन के वक्त नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसे ग्रीन नहीं माना जा सकता। फिर इसे ब्राउन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखा जाता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले CSTT यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने एक यूनिक वेबसाइट लॉन्च की है और इस वेबसाइट पर भारत की आधिकारिक 22 भाषाओं में टेक्निकल टर्म्स का अनुवाद मुहैया कराया जाएगा। शब्द.education.gov.in इस नाम से लॉन्च किए गए इस पोर्टल का मकसद भारतीय भाषाओं के लिए तैयार की गई सभी शब्दावलियों की एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाना है। CSTT की सभी शब्दावलियों के अलावा ऐसे शब्दकोश रखने वाली अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्लेटफॉर्म पर अपने काम को डिजिटली स्टोर कर सकती हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को रखा गया है। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को तो संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वहीं 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपको बता दें कि CSTT का गठन 1961 में हुआ था, जिसका मकसद हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित करना और उन्हें परिभाषित करना था। 2024 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था, संविधान 71वां संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए किया गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली।
और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4 या फिर 2, 3 और 4। और प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है अग्रहार। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या फिर अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, बल्कि ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। इस तरह अग्रहारम पूरी तरह से ब्राह्मणों की बस्ती होती थी। संगम काल के साहित्य में इसे ही चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी भी प्रकार के पैथोजन यानी रोगाणु के ओरिजिन की जांच के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क पेश किया। इसका मकसद जांच विधियों में मौजूद कमियों को दूर करना और पैथोजन के ओरिजिन के अध्ययन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित करना है। इस फ्रेमवर्क को SAGO यानी साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ऑरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजन द्वारा विकसित किया गया है तथा भारतीय वैज्ञानिकों ने इस फ्रेमवर्क के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। ये देश अल नीनो घटना के कारण गंभीर सूखे से जूझ रहे हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का संकट हो गया है। गौरतलब है कि अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में जलवायु पैटर्न है जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें अल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति को और ला नीना असामान्य रूप से शीतल होने की स्थिति को दर्शाता है। और ये दोनों घटनाएं भारतीय मॉनसून पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं जो भारतीय मॉनसून पर प्रभाव डालते हैं। असम में गोल्डन लंगूरों की आबादी में गिरावट देखी गई है। दरअसल हालिया शोध निष्कर्षों के अनुसार भारत भूटान सीमा क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ प्राइमेट प्रजाति गोल्डन लंगूर विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं और इसका कारण असम में तेजी से हो रहे आवास के नुकसान और वनों की कटाई को बताया गया है। पेड़ों पर अत्यधिक निर्भर रहने के कारण इन्हें लीफ मंकी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। बीते दिनों एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में टॉर्टस देखा गया। मध्यम आकार के इस कछुए का खोल पीले, भूरे या फिर जैतून के रंग जैसा होता है और इसके खोल पर स्पष्ट काले धब्बे दिखाई देते हैं। कछुए की नाक पर एक गुलाबी रिंग होता है जो प्रायः ब्रीडिंग के मौसम के दौरान दिखाई देता है। इन्हें IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में और साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है। यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया में व्यापक रूप से पाई जाती है। हाल ही में रूस ने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया। अभ्यास को ओशन 2024 नाम दिया गया है। इस अभ्यास को प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का मकसद रूसी नौसेना और वायुसेना की युद्ध तत्परता का आकलन करना और उनकी अंतर संचालन क्षमता का मूल्यांकन करना है। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल होंगे। चीन भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। उसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से 4 जहाज और 15 विमान इस अभ्यास के लिए भेजे हैं। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत ओमान, भारत UAE, भारत USA या फिर भारत रूस? अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पिलोकार्पिन किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? एमपॉक्स की वैक्सीन में, आंखों के इलाज के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में या फिर हरित हाइड्रोजन के विकास में? आइए देखें पिछले बुलेटिन में से मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नेशनल क्लीन एयर सिटी की सूची जारी की गई है और इस सूची में पहला स्थान किस शहर को दिया गया? इंदौर, सूरत, जबलपुर या फिर आगरा? और सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी सूरत। अगला प्रश्न है, भारत में इक्ता व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्थित शुरुआत किस शासक के काल में हुई? अकबर, इल्तुतमिश, रजिया या फिर शेर शाह? सही जवाब है विकल्प बी यानी इल्तुतमिश।
तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। साथ ही आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।